हाय गाइस, वेलकम बैक विद अ न्यू टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। हमने पढ़ा कि जो पूरा वर्ल्ड है वो एनर्जी फ्लो पर और न्यूट्रिएंट्स के सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है। इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि कितनी अबेंडेंसी होगी ऑर्गेनिजम्स की, मेटाबॉलिक रेट क्या होगा और कितना कॉम्प्लेक्स हमारा इकोसिस्टम होगा। ठीक है, तो जो एनर्जी है वो फ्लो करती है इकोसिस्टम से और वो इनेबल करती है ऑर्गेनिजम्स को कि वो बहुत सारा काम कर पाते हैं। सिंपल सी बात है कि दे कैन नॉट वर्क विदाउट एनर्जी। सो देयर इज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ब्रीथ करते हो। व्हेन वी ब्रीथ, अ मिलियन ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट आर इनहेल्ड बाय अस एंड देर ऑल्सो इनहेल्ड बाय आवर एंसेस्टर्स। जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, बट ये कभी ख़त्म होते हैं नहीं, बिकॉज दे कीप ऑन रिसाइकलिंग इन द इन्वायरमेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिएंट साइकिलिंग से और पढ़ते हैं कैसे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं ऑर्गेनिज्म से एनवायरनमेंट में। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग हमें बताता है कि न्यूट्रिएंट्स किस तरह मूव करते हैं एनवायरनमेंट से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरफ और फिर वापस से अपने एनवायरनमेंट में कैसे आते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कि प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स कैसे बनते हैं? जो प्लांट्स हैं वो कैसे बनते हैं? जब आप सॉइल को यूरिया देते हो, आप उसको वाटर देते हो, तो प्रोड्यूसर्स बनते हैं, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। प्लांट्स के बाद उनको खाते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोजर्स खाते हैं और डिकम्पोजर्स फिर से सॉइल बना लेते हैं। तो इस तरह से साइकिलिंग होती रहती है। अब आता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। न्यूट्रिएंट साइकिलिंग दो तरह से होती है, परफेक्ट साइकिल एंड इम्परफेक्ट साइकिल। परफेक्ट साइकिल वो होता है जिसमें न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेस किया जाता है जितना फास्ट वो यूटिलाइज होते हैं, और इम्परफेक्ट साइकिल वो होती है जिसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आप इसको वाटर साइकिल भी बोलते हो। इसमें क्या होता है, इसमें जो पानी है वो मूव करता है एक रिजर्वोयर से लेके दूसरे रिजर्वोयर में। ठीक है, तो जैसे सिंपल सी बातें हम पता ही क्या होता है कि वो होते हैं, वेपोराइजेशन होता है सी में से, फिर क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स प्रेसिपिटेट करते हैं, फिर वो रेन वाटर बनता है, रेन वाटर से ग्राउंड वाटर में जाता है। तो सिंपल वाटर साइकिल है, हम सबको पता है। अब आते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड को किस किस मैटर में, किस किस फॉर्म में हम एनवायरनमेंट से लेते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है, या फिर फूड को न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए। इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं। बट कार्बन डाइऑक्साइड को हम एमिट कहाँ करते हैं? जब हम रेस्पायर करते हैं, जब भी कोई डेड मैटर बायोडिग्रेड करता है, कोई वेस्ट डिग्रेड करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ठीक है, अब आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि क्लोरोफिल में, डीएनए में, प्रोटीन्स में, सब में नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन इतना स्केयर है कि आपको इसको ईजिली नहीं मिलता फ्री स्टेट में। आपको अमोनिया के फॉर्म में यूज़ करना होता है, और आपको अमोनिया के फॉर्म में मिलता नहीं है, आपको नाइट्रोजन की फॉर्म में मिलता है एटमॉस्फेयर में। तो हम कैसे उसको यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है कैसे नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से लिया जा रहा है और कैसे उसमें ऐड हो रहा है। ओके, अब इसके प्रोसेसेस को थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। मैंने बोला कि आपको यूज़ करना है अमोनिया और नाइट्रोजन आपके पास है फ्री। तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया लाइटनिंग स्ट्राइक से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में। फिर उसका आता है मिनरलाइजेशन। जब भी प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होता है वो फिर से सॉइल में चला जाता है और फिर से वो अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन या फिर अमोनिफिकेशन। अब आता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कि जब प्रोड्यूसर्स उनको अपने रूट्स में ले लेते हैं, उनको हम यूज़ कर लेते हैं, एसिमिलेट कर लेते हैं, हमारी प्लांट्स की बॉडी में वो चला जाता है आयंस के थ्रू, तो इसको एसिमिलेशन बोलते हैं। अब आता है नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? नाइट्रोजोमोनास बैक्टीरिया।
ऐसे ही जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो नाइट्राइट्स को कन्वर्ट करता है नाइट्रोबैक्टर में, और क्लॉस्ट्रीडियम और स्यूडोमोनास जो होते हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फॉस्फोरस साइकिल। फॉस्फोरस साइकिल बहुत ही सिंपल है। जो फॉस्फोरस होता है इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डीएनए। तो बेसिकली क्या होता है कि जब बारिश होती है पहाड़ों पर तो वहाँ से जो फॉस्फेट होता है वो डिज़ोल्व होके सॉइल में चला जाता है, फिर सॉइल से प्लांट्स में और प्लांट्स से एनिमल्स में चला जाता है। ओके, अब आता है सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल भी बहुत सिंपल होती है। फैक्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फेट की फॉर्म में उसको फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है, फिर उसको प्लांट को एनिमल्स खाते हैं। आज हम अब स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी में हम ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन तो पढ़ रहे हैं, बट हम लैंड पर रिलेशन पढ़ रहे हैं। लैंड पर इतनी वेरिएशंस हैं, रिलीफ फीचर्स है, सो हाउ द इफेक्ट द इन्वायरमेंट ऑफ अ कंट्री और द नेशन और द वर्ल्ड, तो ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो देयर आर टू बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इट, एक तो ऑल्टीट्यूड और एक लैटिट्यूड। ऑल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग ही वेरिएशन देखने को मिलता है इकोसिस्टम में, चाहे आप कोई भी पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में चले जाओ। आई एम नॉट स्ट्रिकिंग माई सेल्फ टू इंडिया, हम पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यही है। ओके, तो क्या फैक्टर्स होते हैं? मॉइस्चर है, आपका टेम्परेचर है, जिसके अकॉर्डिंग हम कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशंस या कोई भी फॉरेस्ट टाइप को देख पाते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं टुंड्रा से। ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जहाँ पर एनवायरनमेंट कंडीशन बहुत सीवियर होती हैं। ये दो तरह से होते हैं, एल्पाइन और आर्कटिक। आर्कटिक तो पोल्स पर होते हैं और एल्पाइन जो होते हैं वो हाइट पर होते हैं। ओके, आर्कटिक रीजन में बेसिकली शॉर्ट होते हैं प्लांट्स और ग्रुप में होते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हो, ये सारे टुंड्रा प्लांट्स हैं। अब आता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, बायोटिक कम्युनिटीज़ आती हैं। टेम्परेचर और ग्राउंड मॉइस्चर के हिसाब से फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ बन जाती हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या होता है? जब बहुत सारी बायोटिक कम्युनिटीज़ रहती हैं उसको फॉरेस्ट इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कॉर्निफेरस फॉरेस्ट, जिनको हम बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ये बहुत कोल्ड रीजन्स में होती है, यहाँ पे रेनफॉल बहुत हाई होती है, विंटर्स बहुत लॉन्ग होते हैं और समर्स बहुत शॉर्ट होते हैं। यहाँ पे एवरग्रीन प्लांट्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। ये सॉइल इतनी अच्छी नहीं होती है, मतलब थोड़ी पुअर सॉइल होती है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर कोन्स वाले ट्री होते हैं तो वो आसानी से वो नहीं बना पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते आसानी से, यूरिया नहीं बना पाते। ठीक है, अच्छे से वेदरिंग नहीं कर पाते, इसलिए कि प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है। अब आते हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसको हम ब्रिटिश टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होते हैं और ब्रॉड लीफ होती हैं जो अपने आप को शेड करती रहती हैं। ठीक है, अब है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में होता है। यहाँ पे कूल एंड मॉइस्ट विंटर होते हैं, ब्रॉड लीफ होती हैं। और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में फायर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हैजार्डस फैक्टर बन जाता है। ओके, अब आता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये इक्वेटर के पास होते हैं, बहुत डाइवर्स होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश भी 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है और वेजिटेशन बहुत डेंस होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हमें लीचिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट बोलते हैं। यहाँ पे वेट एंड ड्राई पीरियड्स रहते हैं। फिर आता है सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे ब्रॉड लीफ होती हैं और यहाँ पे एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट्स कौन से होते हैं? जो किसी और पर डिपेंड होते हैं अपने सपोर्ट के लिए। ओके, तो इंडिया में आपको हर वैरायटी देखने को मिल जाती है। नॉर्थन में अल्पाइन, ईस्टर्न में एवरग्रीन, साउथर्न में डेसिडियस, वेस्ट में डेजर्ट राजस्थान। ठीक है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिल जाते हैं। अब आता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन पता है सबको, इसके कॉजेज़ भी हैं, सिंपल से हैं, यू कैन सी हियर। और इसका इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? ग्राउंड वाटर का लेवल, पानी वाटर साइकिल इफेक्ट होना, फॉरेस्ट का रिसाइकलिंग ना होना, माइनिंग की वजह से जो फॉरेस्ट रीजन ख़राब हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल्स, ये सारे इसके इफेक्ट हैं। ठीक है, आई होप आज का कंसेप्ट आपको क्लियर होगा।
और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। थैंक यू एंड वंदे मातरम।